गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छे से कंप्लीट कर लिया। सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो थे हम लोगों ने सारा कवर किया। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी मेरे साथ ये चैप्टर फिनिश कर लिए होंगे। कैसे? सबसे पहले थ्योरी करना है। सिंपल सा फॉर्मूला अपने को बायो में, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले अपने को थ्योरी करना होता है एनसीईआरटी से, ठीक है। उसके साथ अगर आप नोट्स साथ साथ कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं नोट्स बनाना, एक्स्ट्रा नहीं करना है कहीं और, तो एनसीईआरटी में ही जो साइड स्पेस रहती है एनसीईआरटी में, वहाँ पे ही मेंशन आप कर सकते हो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको नहीं याद है, या फिर पेपर स्टिक पेपर जो आता है वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थियरी करने के बाद एक दो बार उसको रीडिंग करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लिमिटेड यानी कि कम टाइम है आपके पास, तो डायरेक्ट आप कौन से क्वेश्चन करेंगे? डायरेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे आप। इससे आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था, क्या मैं, अगर आप कर पा रहे हैं तब तो वेल एंड गुड, मतलब आप सही डायरेक्शन में। बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ पे आपसे हो रही है। ओके, तो इस तरह से अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज फिनिश हुआ। अब देखो चैप्टर को पहले लेक्चर में हमने कहा था हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर बाय चैप्टर फॉलो नहीं करेंगे, प्रायोरिटीज वाइज चलेंगे। प्रायोरिटीज का मतलब क्या हुआ? जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले पढ़ेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट है, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पढ़ना सभी है, बट प्रायोरिटी हमेशा लाइफ में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अपन प्रायोरिटी, तो जो आज चैप्टर यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर इस पूरे यूनिट की बात करें तो इकोलॉजी से भी आता है, इससे भी आता है। क्योंकि जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्या अपना चैप्टर रहेगा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट 12 का है। जैसे चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये किसका पार्ट है? ये रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है, यानी यूनिट 1 क्लास 12th का यूनिट 1 जो रिप्रोडक्शन पूरा है, इसमें कुल मिला करके पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जनरल पढ़ेंगे, ये सब के बारे में जनरल इंट्रो। जो पहला चैप्टर है ना, उसे काफी बेस बनेगा आपका। तो फर्स्ट चैप्टर जो है, इससे मे भी क्वेश्चंस एक ही आए, ये हो सकता है, मे भी दो भी आ जाए, बट ये बेसिक चैप्टर है जो पहला पार्ट है। इसमें सेक्सुअल का भी कुछ पार्ट पढ़ लेंगे, एसेक्सुअल का भी पार्ट पढ़ेंगे, जो कि आगे आपको काम आएगा। ओके, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और लास्ट में क्या दिया हुआ है इसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर है इतना? तो इसको आप नोट कर लीजिए कि आपको इतना टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, सीरियल वाइज इसमें चलेंगे, इसमें बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक है अपना। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? इसमें दो पार्ट है। क्या क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्या क्या मेथड हो सकता है जनरली, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक आइडिया लेंगे, और साथ ही साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे एसेक्सुअल के टाइप्स हैं, वेराइटीज हैं, डिफरेंट प्लांट्स में, कुछ एनिमल्स में। ओके, तो ये समझ में आया। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें? फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा एक चैप्टर है। ओके, थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का मेथड है, कौन सा मेथड होता है? मेन सेक्सुअल ही होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो पॉजिटिव कैसे चल सकती है, कैसे वो हेल्दी, ठीक है। तो
4 टू अचीव, इसका क्या पर्पस है? टू अचीव हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ, इसका गोल इस चैप्टर का यही है। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएशंस लिया गया है, फैमिली प्लानिंग, ओके, इस टाइप के जितने भी इनिशिएशंस है गवर्नमेंट के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ डेटा पढ़ेंगे, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी ये सब जो रेट है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कितना बर्थ हो रहा है, कितना डेथ हो रहा है, ओके, ये सब बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? इसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ओके। कुछ डिजीज है, डिजीज रिप्रोडक्टिव टू, डिजीज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में जो डिजीज है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो पहला अपना ये रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड, ह्यूमन हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ वन इज, अगर इसका कुल बेटेज ले लें कि कितना क्वेश्चंस रहेगा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 2 to 3 क्वेश्चंस, सिमिलरली 2 to 3 to 4 क्वेश्चंस, और 1 to 2 क्वेश्चंस। यानी ओवरऑल अगर इसका हम ले लें तो ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस यहाँ से वेटेज इसका बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजी के बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है या फिर उसके इक्विवेलेंट, तो यही टॉपिक है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। तो स्टार्ट करें, ओके। तो पहला यूनिट इस चैप्टर का, पहला यूनिट का पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें मेन कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 2 टॉपिक के बारे में। कौन कौन से? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, अभी मैं बताया था। ये तो एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इसका अपोजिट यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी दोनों को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है, एसेक्सुअल कहाँ पे होता है, सेक्सुअल कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है, रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कि प्रोजेनी को, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सेम टाइप के भी हो सकते हैं और उनमें वेरिएशंस भी आ सकता है। अगर वो सेम टाइप के होंगे कि जैसा पेरेंट्स एग्जैक्ट कार्बन कॉपी, मीन्स 100% सेम विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट, अगर ऑफस्प्रिंग होता है, तो वो जनरली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिमिलरिटीज हो सकती है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होगा। तो वेरिएशन जहां पे भी आ जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें वेरिएशन होना ही होना है, ठीक है। तो इस तरह से इस चैप्टर का स्टार्टिंग में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या, इन्हीं 2 टॉपिक के बारे में हमें आगे पढ़ना है, ओके। तो जो सबसे पहला पार्ट है, इसमें लाइफ स्पैन का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या है, व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन बहुत सिंपल है। अब इसके बाद जो एनसीईआरटी लाइफ स्पैन, अगर हिंदी में नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ एग्जैक्ट वही ध्यान रखेंगे हमेशा। लाइफ स्पैन यानी फुल लाइफ। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? ये बर्थ से स्टार्ट होती है, जन्म के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। और कहाँ खत्म होती है? डेथ पे खत्म होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू
डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू, एनसीईआरटी एक लाइन यहाँ पे लिखती है, ठीक है, मैं उसको थोड़ा हाईलाइट करूंगा। डेथ के, सिंपली डेथ अगर मैं बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा क्या? गलत तो नहीं हो सकता है, बट एक परफेक्ट डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पीरियड फ्रॉम टू, यहाँ पे मैं गैप छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कुछ लिखूंगा यहाँ पे डेथ। तो क्या अभी तो मैंने बोला कि बर्थ टू डेथ का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको हम लोग लाइफ स्पैन बोलते हैं। सपोज किसी एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ आज हुआ, ठीक है, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आज कितना है? आई थिंक 3rd of April, ठीक है, और आफ्टर 20 ईयर्स, इसी एक्स का 20 ईयर्स के बाद इसका डेथ हो जाता है, तो ये इसका लाइफ स्पैन हो गया। क्या हो गया? ये इसका लाइफ स्पैन हो गया, बर्थ टू डेथ। बट कैसा डेथ होना चाहिए? नेचुरल डेथ होना चाहिए, यही मैं यहाँ पे पेश छोड़ा हूँ। ये कैसा डेथ होना चाहिए? नेचुरल डेथ होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के डेफिनेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेचुरल डेथ होना चाहिए। इट इज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। डेथ कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में जब आगे जाएंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का डेटा दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आपको एक जनरल जो है मैक्सिमम 2-3 चैप्टर में तो काम भी आ जाएंगे कुछ, तो आप एक बार इसको एक बार एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम दिया उसको आप देख लेना। कुछ उसमें डेटा नहीं फिल है, भरा हुआ है, वो स्पेस छोड़ा हुआ है, वो किसके लिए? वो आपके लिए कि आप इसे फिल करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, एक बार आप देख लेना, ऐसा नहीं कि रटना ही है, ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस आप टिक कर लेना, ओके, ठीक है। तो लाइफ स्पैन के बारे में हमने बताया आपको। इसके बाद जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो एनसीईआरटी की 2-3 लाइन अभी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले बता देता हूँ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकते हैं। मेरा लाइफ स्पैन कुछ और होगा, ह्यूमन का एक जनरल लिया जाए एक स्पीसीज का, क्रो का एक अलग लाइफ स्पैन होगा, क्रोकोडाइल का अलग होगा, कोई प्लांट जैसे कि बेनियान ट्री उसका अलग होगा, टॉर्टोइज का, टर्टल का अलग होगा। तो ये स्पीसीज टू स्पीसीज मे बी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म लाइफ स्पैन वेरी करता है। बट हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जैसे ह्यूमन का है तो एक ह्यूमन का ले लेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें स्पेसिफाई किया है किसी के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म का है। तो क्या समझे कि लाइफ स्पैन में वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ये वेरी कर सकता है, ओके। सेकेंड पॉइंट इज, क्या जो लाइफ स्पैन है वो साइज से रिलेटेड है क्या? कि मान लो किसी की साइज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स, पैरट, तोता, उसका साइज बहुत बड़ा तो नहीं होता है, इतना सा होता है, छोटा सा बर्ड है ना पैरट, तोता, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा। अभी मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक 140 ईयर्स होती है। हम लोग ह्यूमन बींग है, उससे तो बहुत ज़्यादा टाइम्स हम लोग बड़े हैं, बट हमारी लाइफ स्पैन क्या होती है अभी? 72-75 अभी चल रही है, एवरेज 72, ओके। पहले 100 ईयर्स माना जाता था, बट वो डिक्रीज हो गई है। तो ये वेरी कर सकता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लाइफ स्पैन ऑफ एन, इसमें क्या नेसेसरी है कि वो कोरिलेट हो? नॉट, लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर सारे organisms are not necessarily co-related with their size। हम लोग साइज से, इसमें नॉट को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि नॉट को भूल जाना, मैं नॉट बोला हूँ, यानी कि ऐसा नहीं है कि साइज जिसका बड़ा होगा उसका एज ज्यादा होगा, नो ऐसा नहीं है। तो ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो
नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद एनसीईआरटी का इसी पेज पे कुछ पॉइंट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके बाद जो है ना एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म स्मॉल होंगे बट उसका साइज ज्यादा हो सकता है। देखो एग्जाम्पल, साइज अगर ज्यादा है तो उसका जो एज है, लाइफ स्पैन कम भी हो सकता है। ठीक है, मे बी साइज अगर कम है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइज ज्यादा तो लाइफ स्पैन ज्यादा, नो। ठीक है, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, साइज ज्यादा है तो लाइफ स्पैन कम नहीं होगा। अब मान लो ऐसे भी हो सकता है, साइज ज्यादा है तो लाइफ स्पैन ज्यादा भी हो सकता है, साइज कम है तो लाइफ स्पैन कम भी हो सकता है। ऑल पॉसिबिलिटीज में हैपन, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। इसलिए मैं बोला नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज। ये कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये लाइन है, ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या इतना क्लियर है ना? अब इसमें बहुत सारे का साइज दिया हुआ है, उसको हम लोग अभी देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, एलिफेंट का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, रोज का दिया हुआ है, और किसका दिया हुआ है, क्रोकोडाइल का है, और किसका है, पैरट का है, और किसका है, बेनियान ट्री का है। ठीक है, बनियान ट्री का है, और किसका है, हॉर्स का है, हॉर्स का है, और किसका है, पैरट का हो गया, क्रो का है। ठीक है, क्रो। उसके बाद किसका है, फ्रूट फ्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्लाई का है, और किसका है, टॉर्टोइज का हो गया ना, नहीं हुआ, टॉर्टोइज का है, टॉर्टोइज का है। ठीक है, और उसके अलावा किसी और का है, बनाना का है, बनाना का है, और किसका है, काऊ का है, गाय। ठीक है, आई थिंक इतना होगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 11। ठीक, अब इसमें देखो एलिफेंट का साइज तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पैरट से तो बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या है, 65 to 90 ईयर्स, एक रेंज में चलेंगे, 65 से 90 साल हाथी का लाइफ स्पैन एवरेज माना गया है, इसके बीच में होता है। इसके बाद किसका हमने बताया, रोज का, तो 5 से 7 साल, 5 to 7 ईयर्स है क्रोकोडाइल का। ठीक है, क्रोकोडाइल का कितना है, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स। पैरट का मैंने जैसा कि बताया 140 ईयर्स। बेनियान ट्री के बारे में आपको याद, सबसे ज्यादा जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, बेनियान ट्री का 200 से 300 साल, और सबसे बड़ा बेनियान ट्री कहाँ पे है, कोलकाता में है। हॉर्स का कितना है, 62 के आसपास है, 62 ईयर्स। क्रो का कितना है, कौवा का 15 ईयर्स। ये बहुत चिंता की बात है कि आजकल जो है क्रो अपने सोसाइटी से धीरे धीरे स्किप हो जा रहे हैं, मतलब गायब होते जा रहे हैं। तो
ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद और किसका बताया गया है, फ्रूट फ्लाई का इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो हम लोग को कहाँ पे पढ़ना है, मेंडल वाले चैप्टर में, जो टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, ठीक है, जहाँ जिसपे उन्होंने काम किया था, वो एक्चुअली फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का डेटा इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का कितना है, 20 to 30 डेज, यानी कि 1 महीना, 4 वीक, 20 to 30 डेज। इसको एनसीईआरटी चैप्टर नंबर इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ टीएच मॉर्गन का जो मटेरियल है इन्होंने इसी को यूज किया। वहां पे क्या लिखा हुआ है, 4 वीक, 4 सप्ताह, वही हो गया ना, 28 डेज, यानी 20 to 30 के बीच में। अब टॉर्टोइज का क्या है, तो टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, 100 to 150 ईयर्स, ठीक है। बनाना का कितना है और काऊ का, तो बनाना का आपको हो जाएगा, बनाना ट्री का 20 से 25 ईयर्स, 20 से 25। ये ऐसा नहीं है कि मुझे भी सारा याद है, ऐसा नहीं है, सब इसे भूल जाते हैं, बट आपको एग्जाम टाइम पे एक बार आप देख लेना, टाइम आपके पास बचे तो मे भी एक क्वेश्चन आ जाए तो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, विदिन अगर आएगा तो आपको 2 सेकंड 3 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या बचा हुआ है, काऊ का। तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है, इतना आप नोट कर लो। डॉग का हो गया ना, डॉग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। 15 से 25 साल, 15 से 25 साल, ये हो गया। अब डॉग का, आई थिंक डॉग, डॉग डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है, डॉग का 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स। इसको आप नोट कीजिए, आप अपने डेली लाइफ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे आसपास देखते हैं तो ऐसा ध्यान, अब कुत्ते को देखे तो ये रिवाइज कर सकते हैं, हाँ यार इसका 20 to 30 ईयर्स होता है। और कोई नहीं बचा ना, एक राइस प्लांट बचा हुआ है जिसका क्या होता है, 3 से 4 महीना पे उसको हार्वेस्ट करते हैं, राइस, चावल, 3 to 4 मंथ, 3 से 4 महीना फसल कटता है ना, 3 से 4 महीना पे। तो 50% बहुत इजी है, इजिली आप कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्या है, लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन, लाइफ स्पैन का डेफिनेशन, उसके बाद कौन कौन से ऑर्गेनिज्म से कितने लाइफ स्पैन है वो हमने देखा, ठीक है। सभी का अलग अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे, साइज से रिलेट नहीं करेंगे, किसी का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा भी हो सकता है, किसी का साइज छोटा है उसका लाइफ स्पैन बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें एलिफेंट का 65 से 90 साल, रोज का, क्रोकोडाइल का, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आप एक बार ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई, बेनियान ट्री, पैरट, ये आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ध्यान सारा रखना है, मैं फिर से बता दूं, ये तीनों थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाईलाइटेड है इसलिए मैं आपको मार्क करा दिया। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी का जो डेफिनेशन है हमें उसी को फॉलो करेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पहले इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके बच्चों। अब आ जाते हैं सीक्वेंस वाइज, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। मेनली जो रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन है, टाइप से मैं बता चुका हूँ, बट सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए फिर से अपन एक बार इसको देख लेते हैं।
ओके, इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक है। तो सबसे पहले जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन, इजी इन द सेंस बहुत सिंपल डेफिनेशन एनसीईआरटी हमेशा टॉपिक का देती है। उसी तरह से रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर यंग वन ऑफस्प्रिंग। एग्जैक्टली ये डेफिनेशन मैं आपको बताया था कुछ देर पहले। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give rise to offspring। offspring, young one, सब सेम ही बात है। young one दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अभी और सारे नाम आएंगे, ओके। तो ये डेफिनेशन सिंपल सा एनसीईआरटी का समझ में आया ना, इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में। अब जो देखो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ओके। तो दो टाइप रिप्रोडक्शन का, जैसा कि मैं पहले, हाँ, रिप्रोडक्शन क्यों, इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्या मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जनरेशन को मेंटेन करता है, उसी को एनसीईआरटी लिखती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इस पॉइंट को आप मार्क करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में ये आना चाहिए। सिंपल मैं पहले बता दूंगा, बट ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है तो मेंशन कर लेते हैं इसको। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूस होंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं रिप्रोड्यूसिंग तो स्पीसीज नहीं मेंटेन होगा, और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा वो जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी स्पीसीज है। तो रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कंटिन्यूटी मेंटेन करता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से पूरा होता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हमने अभी पढ़ा, दो होते हैं मेनली, कौन कौन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया ना, इतना पॉइंट। अब देखो जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रो, क्लियर है। तो कितने टाइप्स हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी किया था, क्या था, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है हम लोग जब भी पढ़ेंगे डिफरेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे दो पेरेंट्स जनरली इन्वॉल्व होते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक मेल एक फीमेल दोनों का गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल, एक पेरेंट से, जनरली एक पेरेंट से ही ऑर्गेनिज्म का अगर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या रिप्रोड्यूस हो रहा है तो वो किसको बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले देखते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वन है वो 100% सिमिलर यानी कार्बन कॉपी होगा, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। वेरिएशन जहां भी टर्म आ जाए वो हमेशा किसके
किस में होगा? हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, कभी भी वेरिएशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना? ओके।